धन्यवाद नौटियाल सर। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली नारी ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मंच के मान्यवर, माननीय अतिथिगण, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका साथियों और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस संगोष्ठी में जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी उस वक्त प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि सलीम जी, आपको जी संगोष्ठी हो रही है महिला सशक्तिकरण पर, इस पे अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ और मैडम से मैंने कहा कि मैडम, क्योंकि विषय महिला सशक्तिकरण है तो क्यों ना महिलाओं को ही ये अवसर प्रदान किया जाए कि वे अपने विचार रखें और ये उनका अधिकार भी है। तो प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विषय भी महिलाओं का है और ये उनका अधिकार भी है कि वे बोलें, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि महिलाओं के अधिकार के साथ साथ उसमें पुरुषों के कर्तव्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो ये बात मुझे मैडम की बहुत अच्छी लगी कि मैडम ने मुझे कर्तव्य का बोध कराया, इसके लिए मैं मैडम का आभारी हूँ। और आज आप सबके समक्ष यहाँ पर मैं अपना विचार या व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। अब बात करते हैं शब्द महिला सशक्तिकरण की। यहाँ पर सशक्तिकरण, जिसे इंग्लिश में महिला शक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्तिहीन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारा कार्य जो किया जा रहा है, जिस अभियान के तहत किया जा रहा है, उसे महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। तो क्या महिला सशक्त नहीं थी? महिला तो ईश्वर प्रदत्त शक्तिशाली ही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। लेकिन ये बात अवश्य है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से महिला आत्मनिर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं बलहीन है। तो क्या वास्तव में प्राचीन समय से ही ऐसा था कि महिला को ये सब अधिकार प्राप्त नहीं थे जो आज पुरुषों को प्राप्त हैं? अगर इसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें वैदिक काल की तरफ जाना होगा। वैदिक काल में अथर्ववेद में एक श्लोक आया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रिया। अर्थात जिस कुल में नारियों का सम्मान नहीं होता, जिस कुल में नारियों का सम्मान होता है, उनका सत्कार होता है, उनकी पूजा होती है, उस कुल में दिव्य पुरुष, दिव्य संतान, देवता तुल्य संतान जन्म लेती है। जबकि जिस कुल में नारी का सम्मान नहीं होता, उसका तिरस्कार होता है, वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्राचीन समय से ही, वैदिक काल से ही महिलाओं को काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में बहुत अच्छी स्थिति महिलाओं की रही थी, उत्तर वैदिक काल में भी ये स्थिति बरकरार रही, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया विकृति आती गई। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हुई, उसके बाद लगातार गिरावट बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सशक्त करने के, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के प्रयास नहीं किए गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार किए जाते रहेंगे जब तक कि महिलाओं को हम समाज की मुख्य धारा में नहीं ले आते, वह हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लायक नहीं हो जाती। अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में पुरुष का अस्तित्व है महिलाओं के बिना? सर्वथा नहीं, सबका यही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम अपनी आधी आबादी को दोयम दर्जे का प्राणी मानते हैं। अगर हम अपने परिवार में ही देखें तो अगर नारी नहीं होती तो क्या हमें माँ का आंचल और उसकी ममता प्राप्त होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर नारी नहीं होती तो क्या भाइयों की कलाई पर बहन के प्रेम व स्नेह से भरी हुई राखी होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर नारी नहीं होती तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पत्नी होती? बिल्कुल नहीं होती। और यदि नारी नहीं होती तो धरती को ही स्वर्ग बनाने वाली प्यारी बिटिया
होती? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन फिर भी नारी का लगातार तिरस्कार ही किया जाता रहा है। अगर हम परिवार से आगे बढ़ते हैं और व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, अपने महाविद्यालय की अगर हम बात करें, तो हमारे महाविद्यालय में ही जो हमारा शीर्षस्थ पद है, सर्वोच्च पद है प्रिंसिपल का, उस पर भी एक महिला ही विराजमान है, आदरणीय डॉक्टर भुवनेश कुमारी मैडम, जिनका कि हमें कुशल नेतृत्व लगातार प्राप्त हो रहा है और महाविद्यालय इनके कुशल नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही हमारे बीए डिपार्टमेंट में अभिलाषा मैडम, गीता मैडम और प्रीति मैडम, बीएससी डिपार्टमेंट में शिवानी मैडम, बीए डिपार्टमेंट में आसमा मैडम लगातार अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं और उसके अलावा जितनी भी उन्हें एक्टिविटीज़ में जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसका निर्वहन कर रही हैं। अगर बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो श्रीमती कंचन है, जिनकी सेवाओं का लाभ महाविद्यालय को लगातार प्राप्त हो रहा है। और महाविद्यालय से अगर हम बाहर निकले, अपने दायरे को और थोड़ा व्यापक करें, तो आज अतिथियों के रूप में हमारे पास विदुषी महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनका हमें सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और ऐसी हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भी हमें मैडम का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो देश का प्रथम नागरिक का जो पद है, यानी कि राष्ट्रपति पद, उस पर भी वर्तमान में एक महिला ही विराजमान है जो सुशोभित कर रही है राष्ट्रपति पद को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये उदाहरण है महिलाओं के सशक्तिकरण का। लेकिन फिर भी बहुत सी आबादी ऐसी है महिलाओं की जो अभी मुख्य धारा में नहीं है, जिनका समावेशन नहीं हुआ है, जो काफ़ी निम्न स्तर का जीवन जी रही है। और एक राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दे सकता। इसी संबंध में मुझे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि किसी समाज या राष्ट्र की अगर प्रगति को आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें। अगर वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो वास्तव में वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी प्रगति कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब बात आती है कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में आने से रोक रही हैं, उनके सशक्तिकरण को रोक रही हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिससे सभी लोग परिचित हैं। मैंने पहले भी अपने व्याख्यान में कहा था कि जब तक हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना रहेगी तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। तो ये भावना पुरुषों के भीतर से निकालनी होगी, पुरुष प्रधानता की या पितृसत्तात्मक की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पितृसत्ता को हटा के मातृ सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो सवाल है वह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का है, प्रतिनिधित्व का है। दूसरा आता है इसमें रूढ़िवादी सोच। जो रूढ़ियाँ होती हैं वह हमारे पाँव की बेड़ियों के समान होती हैं। भारत क्योंकि परंपरा प्रधान देश है तो परंपराओं को तो हम लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें एक ऐसा सामंजस्य बिठाना होगा अपनी परंपराओं के बीच और वर्तमान समय के बीच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच, कि हम महिलाओं का समावेशन मुख्य धारा में कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। तीसरा जो आता है इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव भी मुझे नजर आता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। और ये डिमांड काफ़ी समय से, विगत कई वर्षों से चली आ रही है कि महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण दिया जाए। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा है जो इसे इच्छा शक्ति के साथ 33% आरक्षण को विधायिका में लागू कर सके। अगर 33% आरक्षण विधायिका में लागू हो जाता है तो वास्तव में महिलाएं अपनी आवाज़ संसद में, विधानसभा में उठा सकती हैं। कुछ पंचायतों में अवश्य ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड भी हमारा राज्य शामिल है। यहाँ पर महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण है, लेकिन वो महिलाएं इलेक्शन में खड़ी होती हैं, चुनकर आती भी हैं, लेकिन कार्य कितना करती हैं इससे हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। एक नए पद का सृजन भी हुआ है जिसको कहा जाता है प्रधानपति, वास्तव में जिसका जिक्र ना तो हमारे संविधान में है, ना किसी राजनीति की किताब में है। महिलाएं सिर्फ घर पे बैठती हैं, प्रधानमंत्री सारा कार्य कर रहे होते हैं। तो इस सोच को बदलने की आवश्यकता है हम लोगों को। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बाधा नजर आती है मुझे, वह महिलाओं की शिक्षा की है, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित नहीं होंगी तो उनके अंदर सोचने, विचारने, तर्क वितर्क करने की शक्ति का उचित विकास नहीं हो पाएगा और वह समाज की मुख्य धारा में शायद उनका आना संभव ना हो पाए। जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े हैं
जो ये बताते हैं कि भारत में जो साक्षरता दर है वह है 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। यानी कि आधी आबादी में से मात्र 65% महिलाएं जो है साक्षर हैं, 35% महिलाएं जो हैं अभी भी निरक्षर हैं। जब तक कि निरक्षरता रहेगी, साक्षरता नहीं आएगी, तब तक महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए समस्त कार्य व्यर्थ ही होंगे। और जब शिक्षा की बात आती है तो यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य याद आता है। स्वामी विवेकानंद जो एक महान संत और एक महान दार्शनिक हुए हैं और मुझे उनके दर्शन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो उनका एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उन्होंने कहा था स्त्री शिक्षा के बारे में कि अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, वही आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक है। उनके बारे में बात करने वाले आप कौन होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहना चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में मत बोलिए, पुरुषों के लिए कह रहे हैं वो कि आप उनके बारे में मत बोलिए, उनको शिक्षित कीजिए। अगर वो शिक्षित होंगी तो उनके अंदर सोचने समझने की, तर्क वितर्क की शक्ति आएगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी, अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से वो रख पाएंगी और वही आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, उनके उत्थान के लिए, उनके समावेशन के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद के इसी कथ्य का सम्मान करते हुए कि आप उनके बारे में बोलने वाले कौन होते हैं, मैं अपने व्याख्यान को यही समाप्त करता हूं और साथ ही उपस्थित मातृशक्ति से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि वह आए, अपने विचारों को हमारे सम्मुख रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।